अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोग के? ठीक ठाक है। आज जो है वो हम लोग अपना नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है निहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आज जो है वो अपना हम अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप किसे कहते हो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली होता ये है कि जो एक कस्टमर होता है उसकी बात करते हैं हम, एक कस्टमर की। एक कस्टमर है और कस्टमर का जो बैंक अकाउंट होता है वो दो जगह मेंटेन होता है। एक कस्टमर है, उसका बैंक अकाउंट जो है वो दो जगह पर मेंटेन होता है। कहाँ कहाँ पे मेंटेन होता है कस्टमर का बैंक अकाउंट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मेरा अकाउंट है, सपोज कर लो बैंक अल हबीब में। एक बैंक है बैंक अल हबीब, और मेरा अकाउंट जो है वो बैंक अल हबीब में है। तो मेरा अकाउंट जो है वो दो जगह पर मेंटेन हो रहा होगा। एक तो मेरा अकाउंट, ये जो बैंक है बैंक अल हबीब, ये मेंटेन कर रहा होगा। ठीक है। और साथ साथ मैं अपने अकाउंट को खुद भी मेंटेन कर रहा हूंगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं देखूंगा कि मैंने अपने अकाउंट के अंदर जो है वो, अगर लेट सपोज 1 लाख रुपए जमा करवाया है, तो जब 1 लाख रुपए मैंने बैंक के अंदर जमा करवाया तो ये 1 लाख रुपए बैंक वाले भी मेंटेन करेंगे कि भाई ये जो कस्टमर हाफिज हुज़ैफा अवान है इनके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए आ गया। तो मेरे अकाउंट को वो 1 लाख से बढ़ा देंगे, और साथ साथ में अपने पास भी जो है वो बैंक को 1 लाख से बढ़ा दूंगा कि अब मैं कहूंगा कि अब मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए इंक्रीज हो गया है। तो एक बैंक अकाउंट को दो जगह पर मेंटेन किया जा रहा होता है। ठीक है, एक बैंक अकाउंट को दो जगह पर जो है वो मेंटेन किया जा रहा होता है। ठीक है, एक कस्टमर खुद कर रहा होता है अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन, और दूसरा बैंक भी उसके अकाउंट को मेंटेन कर रहा होता है। अब ये जो टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, होता ये है कि जब मंथ का एंड आता है तो जो हुजैफा साहब है वो भी अपने पास एक बैलेंस निकाल के बैठे होते हैं कि मेरे पास अकाउंट के अंदर लेट सपोज जो है वो मैंने पूरे मंथ के अंदर ट्रांजेक्शन्स की होंगी। ऑब्वियस सी बात है, कुछ पैसे विड्रॉ किए होंगे, कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए होंगे। तो मैं अपने पास मंथ के एंड में एक बैलेंस निकाल के बैठा हूंगा कि मेरे अकाउंट के अंदर सपोज कर लो 30,000 रुपए रखे हुए हैं। ये मैंने खुद बैलेंस निकाला। ठीक है। एक बैलेंस जो है वो मुझे बैंक भी बताएगा कि भैया आपके अकाउंट के अंदर इतने पैसे रखे हुए हैं। एक तो ये मैंने खुद निकाला है ना, ये मेरा खुद का है कि ये मैंने खुद जो है वो बैलेंस निकाला है कि मेरे अकाउंट के अंदर कितने पैसे रखे हुए, 30,000 रुपए रखे हुए। एक बैलेंस जो है वो मुझे बैंक भी बताएगा। वो बैंक बताएगा कि हुजैफा साहब आपके अकाउंट के अंदर कुछ पैसे रखे हुए हैं। ठीक है। अब वो पैसे कितने रखे हुए हैं अगर देखा जाए, तो जितना बैलेंस मैं खुद निकाल के बैठा हुआ हूँ 30,000 रुपए, क्योंकि मैंने अपने पास कैलकुलेशन कर रखी है पूरे महीने की कि इतना पैसा मैंने डिपॉजिट करवा दिया, इतना पैसा मैंने विड्रॉ कर लिया। तो मैं तो पूरा का पूरा जो है वो जो कैलकुलेशन करके बैठा हुआ हूँ कि भाई मेरे अकाउंट में महीने के आखिर में इतने पैसे मौजूद हैं। ठीक है। लेकिन अब बैंक जो मुझे बता रहा है, बैंक ये बता रहा है, बैंक को वैसे मेरे अकाउंट के अंदर कितने बैलेंस बताना चाहिए, 30,000 ही बताना चाहिए। बैंक को भी बताना चाहिए हुजैफा साहब आपके अकाउंट के अंदर कितने पैसे रखे हुए हैं, 30,000 रुपए रखे हुए हैं। ठीक है। लेकिन होता ये है कि जो बैलेंस मैं खुद निकाल के बैठा हुआ हूं और जो बैलेंस मुझे बैंक बता रहा है, वो बैलेंस कभी भी सेम नहीं आता। जैसे कि मैंने अपने अकाउंट के अंदर 30,000 रुपए बैलेंस बना के रखा हुआ है, तो बैंक मेरे अकाउंट को बता रहा होगा, सपोज कर लो 31,000 भी बता रहा होगा, और ऐसा भी हो सकता है 29,000 भी बताए। मतलब कि बैंक मेरे अकाउंट के अंदर बैलेंस को ज्यादा भी बता सकता है और बैंक मेरे अकाउंट के अंदर बैलेंस को कम भी
बता सकता है। ठीक है। अब ये बैंक क्यों ज्यादा या क्यों कम बताता है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि लेट सपोज कुछ ऐसे कोई ऐसे कस्टमर्स हो जिन्होंने मेरे पैसे देने हो, जिसने मेरे पैसे देने हो। जैसे कि एक कस्टमर था उमर, और उसने मुझे जो है वो पैसे देने थे। उसने क्या किया, मेरा अकाउंट नंबर उसको पता था, उसने मेरे अकाउंट के अंदर पैसे जो है वो डिपॉजिट करवा दिए। ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता लगा ना कि मेरे अकाउंट के अंदर जो है वो पैसे डिपॉजिट हो गए। अब ये बात हो रही है कंपनी की, हुदैफा साहब एक कंपनी चला रहे हैं। ठीक है। तो कंपनी को तो नहीं पता होता ना कि कौन उसके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा रहा है, कौन जो है वो किस किस को हमने चेक इशू किया। लेट सपोज मैंने एक कस्टमर था, उसको चेक, जो एक सप्लायर था उसको चेक इशू किया हुआ था, और उसको मैंने चेक इशू किया था 3 महीने पहले। उसने तब विड्रॉ किया ही नहीं बैंक में से, उसने पैसे निकाले ही नहीं। लेकिन 3 महीने बाद उसको पता नहीं क्या हुआ, उसको याद आया, उसने पैसे निकाल लिए। तो अब जो मैं अपने पास अकाउंट के अंदर बैलेंस बना के बैठा हूंगा, तो मैं तो ज्यादा बैलेंस बना के बैठा हूंगा। लेकिन बैंक जो मुझे बताएगा वो बैलेंस जो है वो कम बता रहा होगा कि भाई आपने 3 महीने पहले सप्लायर को एक पेमेंट करी थी, वो उसने अब आके विड्रॉ किया। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जो बैंक बैलेंस बताता है और जो मैं खुद अपने पास बैलेंस निकालता हूं, वो दोनों बैलेंसेस क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। वो दोनों बैलेंसेस क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। अब होता काम ये है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आपको दो बैलेंसेस बता दिए जाते हैं। एक आपके खुद का बैलेंस बता दिया जाता है कि भाई आपके हिसाब से आपके अकाउंट के अंदर इतना पैसा रखा हुआ है, और एक बैलेंस जो है वो आपको बैंक के हिसाब से बता दिया जाता है कि बैंक आपका बैलेंस जो है वो इतना बता रहा है। अब ये दोनों बैलेंसेस जो है वो क्या है, अनइक्वल है। एक अकाउंट जो है वो 30,000 बता रहा है, मैं अगर अपने हिसाब से बात करूं, और जो मुझे बैंक बता रहा है वो 31,000 रुपये बता रहा है। तो अब ये जो है दोनों बैलेंसेस क्या है, डिफर है, डिफरेंट है एक दूसरे से। तो बैंक अब होगा ये, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर एग्जामिनर दो अलग अलग बैलेंसेस देगा आपको। यानी कि एक आपके हिसाब से आपको बैलेंस दे देगा, सपोज कर लो कि आपके हिसाब से इतना बैलेंस रखा हुआ है और बैंक के हिसाब से इतना बैलेंस रखा हुआ है। ठीक है। दो बैलेंसेस वो आपको बता देगा। दो बैलेंसेस वो आपको बताने के बाद ये कहेगा, अब ये जो दो बैलेंसेस अनइक्वल हैं, ये जो बैलेंसेस जो अनइक्वल बैलेंसेस हैं, ये किस वजह से अनइक्वल है, नीचे आपको बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स दे देगा कि भाई ये रीजंस हैं, ये एरर्स हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपके दोनों बैलेंसेस जो है वो बैंक के हिसाब से और आपके हिसाब से बैलेंसेस क्या आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं। तो फिर आपने क्या करना होता है, उन दोनों बैलेंसेस को इक्वल लेकर आना होता है। इक्वल कैसे लेकर आना होता है, वो जो आपको एरर्स क्वेश्चन में बताते हैं कि जिस जिस वजह से ये एरर्स हो रहे हैं, कि जिसकी वजह से दोनों के बैलेंसेस जो है वो अनइक्वल आ रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ गलतियां आपसे हुई होती हैं, कुछ गलतियां बैंक से हुई होती हैं। कुछ एरर्स जो है वो आप कर लेते हो, और कुछ एरर्स जो है वो कौन कर लेता है, बैंक कर लेता है। तो दोनों बैलेंसेस क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो वो एरर्स आपको बता दिए जाते हैं कि भैया ये एरर्स हैं, जिसकी वजह से आपके जो है वो दोनों बैलेंसेस क्या आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं। तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने उन बैलेंसेस को, उन एरर्स को ठीक करना होता है। और जैसे ही आप उन एरर्स को ठीक करते हो, जैसे ही आप उन एरर्स को ठीक करते हो, जहां उनकी जरूरत होती है, अगर बैंक से गलती हो रही है तो वहां पे बैंक के कॉलम में जाके ठीक करते हो, और अगर आपसे गलती हो रही होती है तो आप अपने पास जाकर ठीक करते हो। तो फिर जब वो दोनों की गलतियां सुधर जाती हैं, अपनी भी गलतियां आप ठीक कर लेते हो और बैंक की गलतियां भी जब आप ठीक कर लेते हो, तो फिर एंड में दोनों बैलेंसेस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसको आप बेटा कहते हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसे कहा जाता है, कि दो बैलेंसेस आपको दिए जाते हैं और नीचे साथ में एरर्स आपको दे दिए जाते हैं। उन एरर्स को आपने क्या करना होता है, ठीक करना होता है, और एंड में बैलेंसेस को इक्वल लेकर आना होता है। तो क्वेश्चन ये होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आने वाला ये क्वेश्चन है, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा, देखो हम इंटर के हवाले से पढ़ रहे हैं और ग्रेजुएशन के हवाले से पढ़ रहे हैं ना। तो नॉर्मली होता ये है कि, बल्कि नॉर्मली क्या, अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि फिक्स ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दी जा रही होती हैं। उनका ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि कौन कौन से एरर्स जो है वो हमें ऐड करने होते हैं और कौन कौन से एरर्स जो है वो हमें लेस करने होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन इसमें से लाजमी आता है। तो इसको छोड़िएगा मत, इसको लाजमी कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम अपना कचरा साफ करते हैं और उन एरर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जाइएगा मत, बने रहिएगा साथ में। इंशाल्लाह ताला हमें बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर।
मुस्तकिल मिजाजी के साथ सुनिएगा, चीज़ों को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं एक कॉलम बनाता हूँ डिस्क्रिप्शन का, जहाँ पे मैं उन एरर्स को डिफाइन करूंगा। पहला कॉलम मैं बना देता हूँ डिस्क्रिप्शन का। एक कॉलम मैंने बना दिया डिस्क्रिप्शन का। एक कॉलम मैं बनाऊंगा कैश बुक का, ठीक है। और एक कॉलम मैं बना दूंगा पासबुक का। अब भैया ये कैश बुक क्या होती है और पासबुक क्या होती है? देखो, जो आप अपने पास रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो ना, जो अपने पास रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो, वो कहाँ कर रहे होते हो? कैश बुक के अंदर। और जो बैंक की रिकॉर्डिंग हो रही होती है वो कहाँ हो रही होती है? पासबुक में। इन शॉर्ट, अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई तो आप उसको ठीक कहाँ पे करोगे? कैश बुक के अंदर। और अगर बैंक से कोई मिस्टेक हो रही है तो आप उसको कहाँ ठीक करोगे? जाकर के पासबुक के अंदर। तो कैश बुक बेसिकली समझ लो ये आपका अपना खुद के लिए कॉलम बनाया आपने, और पासबुक समझ लो कि आपने बैंक के लिए कॉलम बनाया। सबसे पहले तो आप क्या करोगे? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते वक्त आपको क्वेश्चन में दो बैलेंसेस देगा, और जो वो दोनों बैलेंसेस क्या होंगे? अनइक्वल बैलेंसेस होंगे। एक बैलेंस एज पर कैश बुक होगा, यानी कि आपका अपना बनाया हुआ बैलेंस, और एक बैलेंस होगा पासबुक बैलेंस। पासबुक बैलेंस यानी कि बैंक का बतलाया हुआ बैलेंस। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, बैंक आपको बैलेंस कैसे बताता है कि आपके पास कितना बैलेंस रखा हुआ है? बैंक आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। बैंक स्टेटमेंट आप लोगों ने अक्सरों का सुना होगा, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, क्योंकि जो है वो मैं अपनी भी आपको बैंक रिकंसिलेशन बैंक स्टेटमेंट दिखाऊंगा कि किस तरीके से बैंक जो है वो स्टेटमेंट भेजता है, और उस स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस जो है वो रिपोर्ट कर रहा होता है बैंक, कि भैया आपके पास इतना बैलेंस रखा हुआ है। तो एक बैलेंस होगा जो आपकी कंपनी के हिसाब से होगा, कि आपकी कंपनी में जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है उसने जो है वो रिकंसिलेशन की है, उसके हिसाब से इतना बैलेंस आ रहा है। और एक बैलेंस जो है वो बैलेंस आपको बैंक बता रहा होगा थ्रू अ बैंक स्टेटमेंट। जो पासबुक का बैलेंस आता है वो बैंक आपको बताता है, वो बैलेंस कैसे बताता है? थ्रू अ बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस बताता है। तो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू जो भी बैलेंस होगा वो बेसिकली पासबुक का बैलेंस होगा, और जो कैश बुक का बैलेंस होगा वो कैश बुक में लिखा जाएगा। जब ये आप बैलेंस लिख लोगे, अब बारी आ रही है एरर्स की। कौन कौन से एरर्स हैं जो कि आपके होते हैं, और कौन कौन से एरर्स हैं जो कि बैंक कर रहा होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसा एरर जिसको हम हमेशा लेस करवाते हैं। अब वो लेस कहाँ से होता है? वो लेस होता है पासबुक में से। उसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक, या इसको हम आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते हैं। आउटस्टैंडिंग चेक, या इसको हम अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट प्रेजेंटेड इन बैंक भी कहा जाता है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक भी कहा जाता है, अनप्रेजेंटेड चेक भी कहा जाता है, या आउटस्टैंडिंग चेक भी कहा जाता है। अगर ये एरर आ जाए, इसी नाम से नॉर्मली आ रहा होता है, अनप्रेजेंटेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, या जो है वो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट इन अ बैंक, ऐसे चेक को आप हमेशा लेस करवाते हो। और कहाँ से लेस करवाते हो? पासबुक में से। ठीक है, तो ऐसे चेक को आपने हमेशा लेस करवाना है, और कहाँ से लेस करवाना है? पासबुक में से। जब लेस करवाओगे तो उस अमाउंट को आप लिखोगे बैलेंस ब्रैकेट के अंदर, इस तरीके से। जो भी अमाउंट होगा, अभी तो मैं एक्स लिख रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ, तो उसको आपने क्या करवाना है? लेस करवाना है। और कहाँ से लेस करवाना है? पासबुक में से। लेट सपोज अगर जो है एक और एरर है। अच्छा, इस एरर को कहते क्या? अनप्रेजेंटेड चेक, या आउटस्टैंडिंग चेक, या चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड इन अ बैंक। ये कौन सा चेक होता है? ये ऐसा चेक होता है जो आपने किसी पार्टी को इशू कर दिया था, ठीक है, लेकिन वो अभी तक जो है वो प्रेजेंट नहीं हो सका बैंक में। जैसे सपोज करो, मैंने मिस्टर ए को पेमेंट करनी थी, मैंने उसको चेक दे दिया कि ये लो 1 लाख रुपए का चेक है, आपकी पेमेंट करनी थी, तो ये मैंने उसको पेमेंट के लिए चेक दे दिया।
अब जब मैंने उसे चेक दिया तो वो बैंक में गया ही नहीं उसको कैश करवाने के लिए, तो वो कहलाएगा अनप्रेजेंटेड चेक। तो इसको आप लेस करोगे, कहाँ से लेस करोगे? पासबुक में से। इसके अलावा नेक्स्ट आता है ऐड। एक और एरर आ रहा है, ये भी पासबुक का एरर है, लेकिन आप इसको पासबुक में ऐड करते हो। ये कौन सा एरर होता है? ये होता है आउटस्टैंडिंग चेक का। आउटस्टैंडिंग, नहीं सॉरी, आउटस्टैंडिंग तो बता दिया था। ये होता है अनक्लियर्ड चेक। अनक्लियर्ड चेक या डिपॉजिट इन ट्रांजिट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, या इसको आप लेट डिपॉजिट भी कह सकते हो। या इसको आप अनक्लियर्ड चेक, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, लेट डिपॉजिट चेक, या लास्ट डेटेड चेक भी कह सकते हो। लास्ट डेटेड चेक। तो ये जो चेक आ जाए इनको आप हमेशा ऐड करवाते हो, और कहाँ पे ऐड करवाते हो? पासबुक के अंदर। ये कौन से चेक होते हैं? अनक्लियर्ड चेक अगर कहीं पे क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, या डिपॉजिट इन ट्रांजिट आ जाता है, या लेट डिपॉजिट चेक आ जाता है, या लास्ट डेटेड चेक आ जाता है, ये हमेशा जो है वो ऐड होता है। कहाँ पे ऐड होता है? पासबुक के अंदर। ये कौन सा चेक होता है? ये इसको आप कहते हो चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट शोन इन अ बैंक स्टेटमेंट, इसको आप हमेशा जो है वो क्या करवाते हो? ऐड करवाते हो। और कहाँ पर ऐड करवाते हो? पासबुक के अंदर। अब भाई ये कौन सा चेक होता है? ये ऐसा चेक होता है जैसे कि आपने उसको बैंक के अंदर जमा करवा दिया अपने अकाउंट में, लेकिन बैंक ने अभी तक आपके अकाउंट के अंदर उसको क्लियर नहीं किया, यानी कि आपके अकाउंट के अंदर अभी तक उस पेमेंट को ट्रांसफर नहीं किया। जैसे लेट सपोज जो है वो मेरा अकाउंट जो है वो एचबीएल में है, सपोज कर लेते हैं, और मुझे किसी पार्टी ने एबीएल का चेक दे दिया। एबीएल बोले तो अलाइड बैंक, और मेरा अकाउंट जो है वो हबीब बैंक लिमिटेड में है। तो मुझे किसी पार्टी ने जो है वो एबीएल का चेक दे दिया, अब ये अदर बैंक चेक है। और जब वो चेक मुझे देगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको अपने एचबीएल के बैंक अकाउंट के अंदर जमा करवाऊंगा। तो ये अदर बैंक चेक कहलाता है। अदर बैंक चेक जब भी जमा होता है ना, तो वो उसी दिन क्लियर नहीं होता, वो अगले दिन जाकर शाम में जाकर क्लियर होता है। जैसे कि अगर अभी मैं इस पार्टी का चेक जमा करवा रहा हूं, तो वो उसी दिन क्लियर नहीं होगा, वो अगले दिन जाकर शाम में क्लियर होगा। तो ऐसे चेक को आप कहते हो अनक्लियर चेक। या डिपॉजिट इन ट्रांजिट, जो अभी इन ट्रांजिट है, ये बाद में जाकर क्लियर होगा। या लास्ट डेटेड चेक है, या डिपॉजिट इन चेक डिपॉजिटेड बट नॉट शोन इन अ बैंक स्टेटमेंट। ऑब्वियस सी बात है वो स्टेटमेंट में शो थोड़ी होगा। जैसे कि अगर मुझे किसी पार्टी ने एबीएल का चेक दिया 30 तारीख को, और मैंने उसको 30 तारीख को अपने अकाउंट के अंदर जमा करवा दिया, तो अब जब मैं बैंक स्टेटमेंट निकलवाऊंगा 30 तारीख तक की, तो उस 30 तारीख के अंदर वो जो चेक होगा वो शो नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो अदर बैंक चेक था, वो तो अगले महीने जाकर पहली तारीख को मेरे अकाउंट के अंदर गिरेगा। तो ऐसे चेक को आप कहते हो अनक्लियर चेक, जो कि अभी तक शो नहीं हुआ उस महीने में। तो ये ज्यादातर नॉर्मली ऐसा होता है, अदर बैंक चेक होते हैं, या अदर बैंक जो है वो पे ऑर्डर वगैरह होते हैं। तो इन चेक्स को आप जो है वो जमा करवा देते हो, लेकिन ये आपकी स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं हो रहा होता। तो इनको आप कहते हो अनक्लियर्ड चेक, या डिपॉजिट इन ट्रांजिट, या लेट डिपॉजिट, या लास्ट डेटेड चेक, या चेक डिपॉजिटेड बट नॉट शोन इन अ बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, इसको आपने हमेशा क्या करवाना होता है? ऐड करवाना होता है। और कहाँ पर ऐड करवाना होता है? पासबुक के अंदर। तो बच्चों ये तो दो ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जिनको आपने हमेशा ऐड करवाना है पासबुक में, और वो जो ऊपर वाली ट्रांजेक्शन थी अनप्रेजेंटेड वाली, इसको आपने लेस करवाना है कहाँ पर? पासबुक में। अब नेक्स्ट बारी आ रही है किसी और ट्रांजेक्शन की, किसी और एरर की, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। वो एरर है लेस होता है हमेशा।
अब वो एरर क्या है? वो एरर है बैंक चार्जेस। बैंक कुछ चार्जेस जो है वो आप पर इम्पोज करता है, बैंक चार्जेस कह लो, या इंटरेस्ट, डेबिटेड, या मार्कअप डेबिटेड, या इसको आप कह लो टैक्सेस, या जक़ात, या किसी भी तरह का एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस। एक्सपेंस, ये अगर आ जाए, किसी भी तरह के चार्जेस हो, या बैंक अगर इंटरेस्ट डेबिट कर रहा हो, हमेशा याद करना जो डेबिट का वर्ड होता है ना बैंकिंग लाइन में, उसका मतलब होता है वो आपके अकाउंट में से पैसे निकल रहे हैं। डेबिट का वर्ड अगर आ जाए तो वो मतलब होता है आपके अकाउंट के अंदर से पैसे निकल रहे हैं। तो आपके अकाउंट से पैसे क्यों निकलेंगे? जब आप कोई चार्जेस पे कर रहे होगे, ठीक है, या आप इंटरेस्ट पे कर रहे होगे, आपने लेट सपोज जो है वो बैंक से लोन लिया हुआ है। तो अब जब बैंक से लोन लिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करते वक्त साथ में आपको इंटरेस्ट या मार्कअप भी देना पड़ेगा। तो या टैक्सेस किसी भी तरह के आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रहे हैं, या जक़ात जो है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रही है। अमूमन ये होता है कि पहले रोजे को बैंक क्या करता है, अगर सेविंग अकाउंट है आपका तो बैंक आपके अकाउंट में से जक़ात डिडक्शन कर लेता है। या कोई एक्सपेंस जो है वो जिसमें आपने बैंक को अथराइज किया हुआ है, वो एक्सपेंस जो है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है, यानी कि निकल जाता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस अगर कोई भी आएंगे तो उसको आपने हमेशा लेस करवाना है। और कहाँ से लेस करवाना है? कैश बुक में से। और लेस करते वक्त हमेशा याद रखिएगा अकाउंटिंग के अंदर हम कैसे यूज करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं। नेक्स्ट आ रही है बात ऐड। अब कुछ चीजें जो है वो आप ऐड भी करते हो। अब वो ऐड क्या करते हो आप? क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है? तो अब इसको आप क्या करते हो? ऐड करते हो। अब आप क्या ऐड करते हो? अगर किसी भी तरह की इनकम हो, एनी इनकम, या अगर इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट हो रहा हो, या मार्कअप अगर क्रेडिट हो रहा हो, या किसी भी तरह का डिविडेंड इनकम आपको रिसीव हो रही हो। डिविडेंड भी आपकी क्या होती है? एक इनकम होती है। डिविडेंड इनकम, एनी इनकम, किसी भी तरह की इनकम अगर आपको रिसीव हो रही है। आप देखो यहाँ पे वर्ड में यूज कर रहा हूँ इंटरेस्ट क्रेडिट या मार्कअप क्रेडिट। ऊपर मैंने वर्ड यूज किया था इंटरेस्ट डेबिट या मार्कअप डेबिट। मतलब वो आपके अकाउंट से निकल रहे थे, ये आपके अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है यानी कि आपके अकाउंट के अंदर आ रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है आपको। ठीक है, डिविडेंड इनकम या किसी भी तरह का प्रॉफिट आपको जनरेट हो रहा हो, आपके अकाउंट के अंदर आ रहा हो, तो ये प्रॉफिट हो गया, मार्कअप हो गया। अगर ये वर्ड क्रेडिट का वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये आपके लिए इनकम है और ये आपके अकाउंट के अंदर आ रही है। तो अगर ये हो तो बच्चों इसको आपने कैश बुक के कॉलम में क्या करना है? हमेशा ऐड करना है। तो ये हो गई एनी इनकम, टोटल इंटरेस्ट क्रेडिट, मार्कअप क्रेडिट, डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट वगैरह, ये सारी चीजें आपने क्या करनी है? ऐड करनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक और चीज है वो है ऐड। वो क्या चीज ऐड होगी? डायरेक्ट डिपॉजिट। डायरेक्ट डिपॉजिट, या ऑनलाइन डिपॉजिट। ऑनलाइन डिपॉजिट,
अगर ये आ जाए तो इसको भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे, कहाँ पे ऐड करोगे, कैश बुक के अंदर। ये डायरेक्ट डिपॉजिट होता है। जैसे एक कस्टमर था, उसने आपको पेमेंट करना थी, उसने डायरेक्टली ऑनलाइन आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दिया, जैसे कि आप लोग करते हो। आप लोग हमेशा यही करते हो कि आप लोग जो है वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट के अंदर जो है वो फीस वगैरह ट्रांसफर कर देते हो। तो ये कहलाता है डायरेक्ट डिपॉजिट या ऑनलाइन डिपॉजिट। तो इसको आप हमेशा ऐड करते हो, कहाँ पे ऐड करते हो, कैश बुक के अंदर। इसके अलावा लेस होता है एक और चीज आकर, वो लेस क्या होता है, डायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट। इसको आप हमेशा जो है वो लेस करवा देते हैं, और कहाँ से लेस करवा देते हैं, कैश बुक में से। मतलब ये डायरेक्टली पेमेंट हो रही होती है, ऑनलाइन पेमेंट हो रही होती है, जैसे मैं किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ या मैं डायरेक्ट पेमेंट कर रहा हूँ, तो इसको आप कैश बुक में से क्या करवाते हो, लेस करवाते हो। ये चार्ट आप लोगों ने याद रखना है, इसका ताबीज बनाकर अपने गले के अंदर पहन लो। और जो है वो लड़कियां जो है वो अपने पल्लू से बांध लें, और लड़के जो है वो इसको ताबीज बना के पहन लें। ये भैया ये यही चीज है जो आती है, और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठग से आवाज आए कि अगर क्वेश्चन के अंदर टैक्सेस लिखा हुआ आ जाए, तो आप देखो अरे टैक्सेस ये रहा। टैक्सेस क्या होता है, लेस होता है। कहाँ से लेस होता है, कैश बुक में से लेस होता है। ठीक है। तो अगर वो आपको आवाज देते हैं डिविडेंड इनकम, अरे डिविडेंड इनकम सर ने लिखवाई थी, हाँ बिल्कुल लिखवाई थी। डिविडेंड इनकम क्या होती है, ऐड होती है। कहाँ पर ऐड होती है, कैश बुक के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, ठीक है, फौरन फौरन याद होनी चाहिए आपको। एक एक चीज जैसे मैंने अभी बता दी है ना, इसको फौरन अभी अपने पास लिख लो, और इसको जो है वो याद करना शुरू कर दो, घोल के पी जाओ। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। अब नेक्स्ट है, आगे आ रही है बात, कलेक्शन ऑफ नोट, ये ऐड होता है। ऐड कलेक्शन ऑफ नोट। तो बच्चों अगर कलेक्शन ऑफ नोट आ जाए, तो उसको आपने हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। या कलेक्शन ऑफ नोट आ जाए, या नोट रिसीवेबल की बात हो जाए, कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल, कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल। रिसीवेबल में शॉर्ट फॉर्म में बल्कि लिख ही देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल। नोट रिसीवेबल, इसको आप हमेशा ऐड करवाते हो, कहाँ पे ऐड करवाते हो, कैश बुक में। ऐसे ही एक और चीज है, उसको आप लेस करते हो, वो है पेमेंट ऑफ नोट। पेमेंट ऑफ नोट, अगर पेमेंट ऑफ नोट आ जाए, या हाँ पेमेंट ऑफ नोट आ जाए, या पेमेंट ऑफ नोट पेबल आ जाए, पेमेंट ऑफ नोट पेबल आ जाए, तो उसको आप क्या करते हो, लेस करते हो। और कहाँ से लेस करते हो, कैश बुक। अभी सारी चीजें जो है वो कैश बुक की आती है, तो ये सारी चीजें हमेशा याद रखिएगा, आपने कैश बुक में से क्या करनी है, लेस करनी है। अब नेक्स्ट आ जाती है बारी, डिसऑनर्ड चेक। ये क्या होगा, लेस होगा। डिस ऑनर्ड
चेक, या इसको आप एनएसएफ चेक भी कहते हो, ठीक है, या चेक रिटर्न भी कहते हो, चेक रिटर्न बाय बैंक, कि आपने कोई जो है वो चेक इशू किया किसी पार्टी को और आपके अकाउंट के अंदर इतने पैसे ही नहीं थे। तो अब जब आपके अकाउंट के अंदर इतना पैसा ही नहीं था तो जाहिर सी बात है बैंक क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो आपको किसी पार्टी का चेक मिला और आपने जमा करवा दिया और उस अकाउंट के अंदर पैसे नहीं थे, तो बैंक आपके उस चेक को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो इसको आप कहते हो डिसऑनर्ड चेक या एनएसएफ चेक। ये हमेशा क्या होता है, लेस होता है। और कहाँ से लेस होता है, कैश बुक में से। बेटा ये आपने याद करना है। ये अगर आप याद कर लोगे ना तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे ना आप लोगों को, आप यकीन करें बहुत ज्यादा मजा आएगा करने में। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इंतहाई आसान चैप्टर है। तो अगर ये जो मैंने लिखवा दिया ना, अगर आप इसको सही तरीके से कर लो तो आगे की जो मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने पेश करूंगा ना, तो उसमें आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब आ जाओ, नेक्स्ट है लेस एल सी एल सी डॉक्यूमेंट्स रिटायर्ड। इसको आप लेस करते हो, कहाँ से लेस करते हो, कैश बुक में से। तो नॉर्मली ये सारी चीजें आ रही होती हैं आपकी अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर उसमें यही सारी चीजें आपसे पूछी जा रही होती हैं। इनको आपने एक दफा जो है वो सही तरीके से कर लेना, याद सही तरीके से। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे ना क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। एक दो लाइंस का मैं गैप दे देता हूँ और फिर क्योंकि अगर कोई और चीज आ गई बाद में क्वेश्चन के अंदर तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे ताकि अपडेट रहें। तो जब आप इसका टोटल करोगे एंड में आके, तो ये दोनों का जो टोटल बैलेंस होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक, वो दोनों बैलेंसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इन बैलेंसेस को हम नाम दे देंगे एडजस्टेड बैलेंस का। तकरीबन 90% यही चीजें होती हैं बैंक रिकंसिलेशन के अंदर, जो चीजें ऐड हो रही होती है, जो चीजें लेस हो रही होती है। बाकी की चीजें हम जब इंशाल्लाह ताला लेक्चर्स जब करेंगे ग्रुप के अंदर और क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज की वीडियो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी और आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।